हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर की थ्योरी क्लासेस शुरू हो गई हैं। यह फर्स्ट ईयर की थ्योरी का पहला चैप्टर है जो व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य है। मैं आपको प्रत्येक चैप्टर डिटेल में सिखाऊंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो सके। तो चलिए व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, जिससे कि हमको यह पूरा चैप्टर पढ़ने में आसानी हो सके। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, इसको करने के बाद हमें कहाँ कहाँ पर नौकरी मिलती है। विद्युत दुर्घटना के बारे में पढ़ेंगे और दुर्घटना के नियम कौन से हैं जिससे हम कि दुर्घटना से बच सकते हैं, उसके उपाय कौन कौन से हैं, सावधानियाँ कौन कौन सी हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सुरक्षा संकेत के बारे में पढ़ेंगे और सांस की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इसमें श्वास की क्रिया कौन कौन सी होती है जब विद्युत झटका लग जाता है हमें, तो हम किस प्रकार से श्वास क्रिया करते हैं। अग्निशामक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से अग्निशामक यंत्र होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है विद्युत। तो विद्युत क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का वह रूप है जिसे न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, लेकिन इनके अनुप्रयोगों जैसे विद्युत बल्ब, हीटर, मोटर इत्यादि में इनका अनुभव किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम विद्युत एक ऊर्जा होता है जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, परंतु इसका हम अनुभव कर सकते हैं। किस प्रकार से अनुभव कर सकते हैं? जब हमारे घर में विद्युत आती है तो हम इंडिकेटर लगाए रहते हैं, हमारे इंडिकेटर जलने लगता है तो हम कहते हैं कि विद्युत आ गई। या फिर मोटर चलाकर हम विद्युत का पता करते हैं कि विद्युत आई है कि नहीं आई है, या बल्ब जलाकर पता करते हैं। इस प्रकार से हम विद्युत का पता करते हैं कि विद्युत आई है कि नहीं आई है। ठीक है, अगला देखते हैं विद्युत कार। तो विद्युत कार क्या होता है? विद्युत चलित उपकरणों जैसे मोटर, जनरेटर, पंखा, टीवी आदि का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत का कार्य करने वाला कारीगर विद्युतकार कहलाता है। तो दोस्तों, जो विद्युत से चलता है उसको बनाने के लिए और जब वह बिगड़ जाता है तो उसका मरम्मत करने के लिए जो व्यक्ति यह सब करता है वह विद्युतकार कहलाता है। ठीक है, जैसे मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, इसका जो निर्माण करता है और इसका जो मरम्मत करता है वही आपका विद्युतकार है। ठीक है, विद्युतकार के कर्तव्य के बारे में देखते हैं कि विद्युतकार का कर्तव्य क्या क्या होता है। पहला है, विद्युत संबंधित कार्य करने से पूर्व विद्युतकार को सुरक्षा एवं सावधानियां की उचित जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, एक विद्युत बहुत खतरनाक काम होता है, तो विद्युत से संबंधित हमें सुरक्षा और सावधानियां के बारे में पता होनी चाहिए कि विद्युतकार को कौन सी सुरक्षा और सावधानियां जाननी चाहिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं, कारखानों, कार्यशालाओं, बिजली घरों, व्यावसायिक कार्य तथा रिहायशी मकानों में प्रयोग होने वाले विद्युत यंत्रों तथा उनके संयोजनों एवं फिटिंग की स्थापना, मरम्मत, अनुरक्षण आदि की जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो हमारा विद्युत संबंधित जो भी कार्य हैं उन सभी को हमारा एक विद्युतकार को आना चाहिए। जैसे बिजली घरों में जो कार्य होता है उसके बारे में, कारखानों में, कार्यशालाओं में जो कार्य होते हैं उनके बारे में उस व्यक्ति को जानना चाहिए। उस व्यक्ति को हम विद्युतकार कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी परिपथ में ब्रेकडाउन होने पर उसमें उत्पन्न त्रुटियों को ज्ञात करना। यदि मान लीजिए कि हमारा किसी विद्युत सप्लाई जो हम दे रहे हैं उस केबल में हमारा ब्रेकडाउन कहीं पर हो गया तो उसको खोजना हमको विद्युतकार को आना चाहिए। ठीक है, चौथा देखते हैं, BIS यानी BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और IE इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के अनुसार वायरिंग की स्थापना करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा विद्युतकार को वायरिंग, सभी प्रकार की वायरिंग करना आना चाहिए। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रीशियन का 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात एक विद्युतकार से निम्नवत योग्यता की अपेक्षा की जाती है। तो दोस्तों, 2 वर्ष का इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करने के बाद आपसे क्या अपेक्षा की जाती है, आइए उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार वायरिंग करना। तो हम भारतीय विद्युत नियम के अनुसार वायरिंग आपको आना चाहिए। तो भारतीय विद्युत नियम क्या है? तो हमारा
बोर्ड की ऊंचाई फर्श से कितनी होनी चाहिए, बल्ब की ऊंचाई फर्श से कितनी होनी चाहिए, पंखे की ऊंचाई फर्श से कितनी होना चाहिए। अब भारतीय नियम के अनुसार वायरिंग आपको इस प्रकार से आनी चाहिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं। बेयस के अनुसार चिन्हों संकेतों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इलेक्ट्रीशियन को सभी प्रकार के चिन्हों और संकेतों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जिसमें जैसे कि आपका निषेधात्मक चिन्ह हो गया, अनिवार्य चिन्ह हो गया, सूचनात्मक चिन्ह हो गया, चेतावनी चिन्ह हो गया। इन सभी चिन्हों और संकेतों को की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तीसरा है, भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार घरों की सभी प्रकार की वायरिंग करना चाहिए। तो दोस्तों, घरों में जो वायरिंग होती हैं उन सभी वायरिंगों को एक विद्युतकार को करने आना चाहिए। ठीक है, चौथा देखते हैं। भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार ओवरहेड लाइन पर कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। तो दोस्तों, जो हमारा ओवरहेड लाइन है, मान लीजिए बिगड़ गया या तार टूट गया, तो उसको जोड़ना और किस प्रकार से ज्वाइंट होता है उसको सभी प्रकार की जानकारी रखना आपके एक विद्युतकार को आनी चाहिए। ठीक है, पांचवा है, भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार अर्थिंग करना। तो दोस्तों, एक विद्युतकार को अर्थिंग करने आना चाहिए। तो अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग हम बड़ी बड़ी मशीनों में करते हैं। मान लीजिए किसी तरह से मशीनों में करंट आ गया उसके बॉडी पर, तो उसके बॉडी पर किसी कारीगर को करंट न लगे इसलिए हम उसका अर्थिंग करते हैं, और अर्थिंग को हम पृथ्वी में भेज देते हैं। अर्थिंग के द्वारा अर्थिंग आपका कई प्रकार से की जाती है, उसको आपको आगे पढ़ना है। ठीक है, छठा है, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, अल्टरनेटर, थ्री फेज मोटर की वाइंडिंग, मरम्मत, रख रखाव आदि का पूर्ण जानकारी होना चाहिए। दोस्तों, एक विद्युतकार को ट्रांसफार्मर, जनरेटर और अल्टरनेटर आदि का वाइंडिंग करने आना चाहिए। उसका किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है उसको आना चाहिए, और मरम्मत किस प्रकार से करते हैं, रख रखाव आदि एक इलेक्ट्रीशियन या विद्युतकार को आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 2 वर्षीय प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षुओं को विभिन्न रूप से रोजगार मिलते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पूरा करने के बाद प्रशिक्षुओं को कहाँ कहाँ पर रोजगार मिलते हैं, तो आइए देखते हैं। बिजली घरों में, रेलवे, टेलीफोन विभाग में, एयरपोर्ट पर, फैक्ट्रियों में, इलेक्ट्रीशियन के रूप में होटलों में, अस्पतालों में, सिनेमा घरों में तथा विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण निर्माण करने वाली कंपनियों में। तो दोस्तों, 2 वर्ष का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पूरा करने के बाद इलेक्ट्रीशियन को या विद्युतकार को बिजली घरों, रेलवे, टेलीफोन विभाग आदि में जो है काम मिलता है। वो अपना स्वयं का रोजगार भी खोल सकता है। ठीक है, दुकान खोल सकता है या वायरिंग कर सकता है, वायरिंग का ठेका ले सकता है। ठीक है, इस प्रकार से वह स्वयं का भी रोजगार कर सकता है। आगे देखते हैं, स्वरोजगार के अवसर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह स्वरोजगार भी कर सकता है। कहाँ कहाँ रोजगार करता है? घरेलू उपकरणों की सेवा, रक्षण एवं मरम्मत, वैद्युतिक हार्डवेयर के लिए दुकानदारी, होटलों, अस्पतालों आदि में वायरिंग स्थापना के लिए ठेकेदारी। ठीक है दोस्तों, तो यह ठेकेदारी, वायरिंग का ठेकेदारी लेकर यह कर सकता है या दुकान खोल सकता है। ठीक है, यह स्वरोजगार भी कर सकता है। आगे देखते हैं, दुर्घटना क्या होता है? दुर्घटना एक अनियोजित तथा अनियंत्रित घटना है, जिससे किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति की क्रिया प्रतिक्रिया के कारण चोट लगने की संभावना बनी रहती है। दोस्तों, विद्युत के कार्य के दौरान दुर्घटना भी हो सकती है, या आपके कारण भी हो सकता है, और इसके कोई अन्य कारण भी हो सकता है, और यह एक अनियंत्रित घटना है, इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं दुर्घटना किस कारण से होती है। तो दुर्घटना के कारण असावधानी के कारण हो सकती है। आप अगर सावधान नहीं रहेंगे तो भी दुर्घटना हो सकती है। अरुचि, यदि आपका मन नहीं है, आप बिना मन का कार्य कर रहे हैं तो भी दुर्घटना हो सकती है। जल्दबाजी के कारण भी दुर्घटना हो सकती है। अज्ञानता, यदि मान लीजिए आपको किसी औजार की जानकारी नहीं है तब भी आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, तब भी दुर्घटना हो सकती है। असुरक्षित औजार के कारण भी दुर्घटना हो सकती है। आगे है स्वच्छता की कमी के कारण हो सकती है। मान लीजिए कि आप स्वच्छ नहीं है, आपका हाथ में मोबिल लगा हुआ है और आप कार्य कर रहे हैं और आपका हाथ फिसल गया, आपको चोट लग सकती है। ठीक है,
असुरक्षित पहनावा से भी आपको दुर्घटना हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप टाई पहने हुए हैं या कोई ऐसा कपड़ा पहने हुए जिसमें कुछ लटक रहा है, इसके कारण भी आपको दुर्घटना हो सकती है। प्रकाश की अनुचित व्यवस्था के कारण भी दुर्घटना हो सकती है और नशे की आदत के कारण भी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो दुर्घटना से बचने के लिए सावधानियों के बारे में जान लेते हैं कि सावधानियां कौन कौन से हमें रखनी चाहिए। पहला है, किसी भी वस्तु, औजार आदि को बिना आज्ञा के स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, किसी भी मशीन की कोई यदि आपको जानकारी नहीं है या औजार की जानकारी नहीं है तो आपको उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए बिना आज्ञा के, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। ठीक है। दूसरा है, कार्यशाला के अंदर ढीले कपड़े, टाई, मुफलर, चप्पल इत्यादि पहनकर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, कार्यशाला के अंदर ढीले कपड़े, टाई, मुफलर, चप्पल आदि पहनकर नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए आप चप्पल पहने हुए हैं और यदि कोई टूल आपके पैर पर गिर जाती है तो आपको चोट लग सकती है, या टाई पहने हुए हैं और मोटर पर आप कार्य कर रहे हैं, मोटर चल रही है तो हो सकता है आपका टाई मोटर की शाफ्ट से लिपट जाए और आपको चोट लग जाए। ठीक है, तो आपको यह सब नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, कार्यशाला में अनुशासन में रहना हितकर रहता है। तो दोस्तों, कार्यशाला के अंदर आप अनुशासन में रहेंगे तो आपके लिए हितकर रहेगा। जैसे देख सकते हैं आप, कार्यशाला में दौड़ना, मजाक करना, वस्तुओं को इधर उधर फेंकना, बिना जानकारी के किसी मशीन के नाक को घुमाना, कम प्रकाश होने पर मशीन के समीप रहना आदि कार्य हमें नहीं करना चाहिए। यह सब कार्य करने से आपको चोट लग सकती है। ठीक है, यह दुर्घटना हो सकता है। अगला देखते हैं, विद्युत के किसी भी प्रकार के तार, स्विच, मेन स्विच आदि को नहीं छेड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बिना जानकारी के किसी तार, मेन स्विच आदि को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है तो आपको हो सकता है कि आपको करंट लग जाए। ठीक है। पांचवा है, कार्यशाला में इधर उधर बीड़ी, सिगरेट व तिल्लियों को नहीं फेंकना चाहिए, इससे आग लगने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, आप यदि बीड़ी सिगरेट के आदी हैं तो आप तिल्लियों को इधर उधर ना फेंकें और कार्यशाला के अंदर बीड़ी सिगरेट आदि को न जलाएं। वैसे यह पीना आपके लिए हानिकारक है, फिर भी यदि आप यह करते हैं तो यह कार्यशाला से बाहर कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, विद्युत झटका लगने के कारण। तो दोस्तों, हमें विद्युत झटका कब लगता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। जब सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज हमारे शरीर में प्रवाहित होने लगती है तो हमें तीव्र झटके का अनुभव होता है। ये झटका विद्युत झटका कहलाता है। तो दोस्तों, यदि 90 वोल्टेज से यदि कम वोल्टेज हमारे शरीर में प्रवाहित होगा तो हमें वोल्टेज झटका का अनुभव नहीं होगा, बहुत ही थोड़ा बहुत चुनचुनाहट सी महसूस होगी, झटका नहीं लगेगा। ठीक है, यदि 90 वोल्टेज से अधिक आपको शरीर में वोल्टेज जाता है तो आपको झटके का अनुभव होगा। इसका मुख्य कारण धारा की तीव्र गति 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो दोस्तों, हमारी धारा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, जो प्रकाश की चाल के लमसम में बराबर होती है, या कह सकते हैं 3×10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विद्युत झटके के कारण होने वाली शारीरिक हानियाँ। तो दोस्तों, यदि हमें झटका लगता है विद्युत तो इसके कारण कौन कौन सी हानियाँ होती हैं, आइए इसके बारे में समझते हैं। शरीर पर छाले पड़ सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको करंट लगता है तो आपके शरीर पर छाले पड़ सकते हैं, किसी अंग का मांस जल सकता है। तो आपके अंग का मांस जल सकता है जहाँ आप करंट लगा हुआ रहता है। रक्त का प्रवाह हो सकता है, आपको खून भी बह सकता है। ठीक है, जहाँ पर आपको करंट लगा हुआ है। श्वास में रुकावट उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों, आपको श्वास लेने में रुकावट महसूस हो सकती है। ठीक है, आप बेहोश भी हो सकते हैं, या हो सकता है आपका हृदय की गति रुकने पर आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों, आप विद्युत से संबंधित सभी नियमों का पालन करें जिससे कि आपको विद्युत झटका ना लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है विद्युत संपर्क से व्यक्ति को छुड़ाना। यदि मान लीजिए कोई विद्युत से चिपक गया है तो उसको किस प्रकार से छुड़ाएंगे, आइए उसके बारे में समझते हैं। मशीन या उपकरण का स्विच ऑफ कर दें अथवा विद्युत लाइन के मेन स्विच को ऑफ कर दें। तो दोस्तों, व्यक्ति को बचाने के लिए आप स्विच को ऑफ कर दें या मेन स्विच को ऑफ कर दें। ठीक है, दूसरा देखते हैं। यदि स्विच ऑफ करना कठिन हो तो स्वयं रबर की चटाई, सूखी लकड़ी
की वस्तु या प्लास्टिक की मोटी वस्तु आदि पर खड़े होकर पीड़ित को विद्युत संपर्क से छुड़ाएं। यदि मान लीजिए आपको मेन स्विच नहीं पता है कहाँ पर है, तो आप प्लास्टिक की मोटी वस्तु या लकड़ी की वस्तु पर चढ़ करके व्यक्ति को खींचें या बचाएं, या कोई कपड़ा लेकर उसके शरीर पर डालकर अब उसको खींचें। ठीक है। तीसरा देखते हैं, विद्युत संपर्क से छुड़ाते समय पीड़ित झटके से भूमि पर न गिरने पाए जिससे उसे चोट लग सकती है। तो दोस्तों, जब व्यक्ति को आप छुड़ाएं तो देखिए कि वह झटके से ज़मीन पर न गिरने पाए, क्योंकि वह झटके से गिरेगा तो उसको चोट लग सकती है। ठीक है। आगे देखते हैं, दुर्घटना से बचाव। दुर्घटना से किस प्रकार से हम बचाव करते हैं इसके बारे में समझते हैं। पहला है, सुरक्षात्मक चिन्हों को पोस्टर के रूप में लगाना चाहिए। तो दोस्तों, जो सुरक्षात्मक चिन्ह है उसको पोस्टर के रूप में हम चिपका देना चाहिए जगह जगह पर। ठीक है। दूसरा देखते हैं, किसी भी मशीन को स्पर्श करने से पूर्व उसका अर्थिंग दोष अवश्य जांच करनी चाहिए। तो दोस्तों, हम मशीन को स्पर्श करने से पहले यह जांच लेते हैं कि मशीन को का अर्थिंग किया हुआ है कि नहीं। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले अर्थिंग के बारे में बताया था कि अर्थिंग बड़ी बड़ी मशीनों का किया जाता है। यदि मशीन के बॉडी पर धारा आ जाता है तो वह जमीन पृथ्वी के अंदर धारा को भेज देता है। ठीक है। तीसरा है, प्रत्येक औजार उसे संबंधित टूल किट में रखना चाहिए। तो दोस्तों, सभी प्रकार के औजारों को हमें टूल किट में एकत्रित करके रखना चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं, चौथा है, प्रत्येक कार्यशाला, उद्योग, घरों में मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ऐसे स्थानों पर स्थापित होना चाहिए जहां पर विद्युत कार सरलता से पहुंच सके। तो दोस्तों, एमसीबी को ऐसे स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां पर कोई भी कारीगर आसानी से पहुंच सके। ठीक है। और दुर्घटना के समय उसको ऑफ कर सके। पांचवा है, प्रत्येक वर्कशॉप में प्राथमिक उपचार चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आप आपके वर्कशॉप में प्राथमिक चिन्ह आप अवश्य लगाएं। ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम सुरक्षा चिन्हों के बारे में सीखेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।